नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी, और उनसे हम दोनों से एक प्रश्न पूछने वाले हैं। पहले आरंभ करते हैं हम ओंकार जी से। ओंकार जी, ये ईडी के चार्जशीट में प्रियंका का नाम आना और राहुल गांधी की न्याय यात्रा की घोषणा, इनमें कोई संबंध है क्या? नहीं, न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। तो इसलिए जो ईडी कर रही है या अलग अलग राज्यों में जो सीबीआई कर रही है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के लिए न्याय की ही यात्रा पर निकले हुए हैं। जैसे राहुल जी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल जी की न्याय यात्रा वैसे समझ में आती है, उसका भी विश्लेषण करेंगे। पर जो ये नया मामला है प्रियंका वाड्रा का और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का, तो ये अगेन एक ऐसा मामला है फरीदाबाद का जो हमें ये दर्शाता है कि जब इनकी अपनी सरकारें होती हैं तब ये किस तरह से गदर काटते हैं। किसी एक से जमीन लीजिए और कुछ साल बाद उसी को चेप दीजिए और उसका मुनाफा जो है अपनी जेब में रखिए। बहुत सारे मामले ऐसे हुए थे संजय जी। धीरेन्द्र जी को तो पता होगा, धीरेन्द्र जी शिकोहपुर वाला और कई ऐसे मामले जो जिनकी जांच पड़ताल जो है वो चल रही हैं और जिनमें केवल ये नहीं फंस रहे हैं बल्कि तब के हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनका अर्बन का डिपार्टमेंट था वो भी, जिसने लैंड यूज किया था, लैंड यूज चेंज किया था वो भी, और ये किस तरीके से पूरा गुलगप्पड़ा हुआ ये सब जांच के दायरे में है। जो दूध के धुले हुए महसूस अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और जिन पर कोई रत्ती भर दाग नहीं लगा आज तक, जो जो अपने परिवारजनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनोइयों के लिए या अपने दामाद के लिए जिन पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, कहीं फेवर किया है, कोई इशारा किया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप चौकीदार चोर है कह करके जिस तरह के अटैक करते रहे हैं, तो अब इनके कपड़े लत्ते उतर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो कुछ इन्होंने कर्म कांड किए थे उनसे एक बार पर्दा उठ जाए, लोगों को पता लग जाए कि ये परिवार एक्चुअल में कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाता रहा है। तो ये अच्छा ही है, एक न्याय इनके साथ भी तो होना चाहिए संजय जी। न्याय तो ठीक है, तो न्याय यात्रा क्यों? देखिए, न्याय यात्रा क्यों है इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ये जो 14 राज्य हैं जहां से राहुल गांधी होकर के गुजरेंगे, इनमें कुल मिलाकर के 355 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2019 में इन 355 में से केवल 14 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 236 सीटें जीती थी और अगर बीजेपी के सहयोगियों को भी मिला लें, यानी जनता दल यू को, शिवसेना को, और राजस्थान में एक बेनीवाल ने जीती थी और उत्तर प्रदेश में भी 2 अपना दल ने जीती थी, तो इन सीटों की संख्या जो है वो करीब करीब 250 पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की, बल्कि इससे भी ज्यादा बैठती है। 270 तो अकेले जो है जदयू और शिवसेना को मिलाकर के ही बैठ जाती हैं। अब इसका मैं डिटेल बता देता हूं। मणिपुर में 2 सीटें हैं, कांग्रेस 0। नागालैंड में 1 है, कांग्रेस 0। असम में 14 है, कांग्रेस 3। मेघालय में 2 हैं, कांग्रेस को 1। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, कांग्रेस को 2। बिहार में 40, कांग्रेस को 1। झारखंड में 14, कांग्रेस को 1। उड़ीसा में 21, कांग्रेस को 1। छत्तीसगढ़ में 11, कांग्रेस को 2। उत्तर प्रदेश में 80, कांग्रेस को केवल 1, रायबरेली। मध्य प्रदेश में 29, कांग्रेस को 1, छिंदवाड़ा। राजस्थान में 25, कांग्रेस को 0। गुजरात में 26, कांग्रेस को 0।
महाराष्ट्र में 48, कांग्रेस को 1, चंद्रनगर वाली। तो ये जो मतदाताओं ने इनके साथ अन्याय किया था 2019 में, अब अन्याय के खिलाफ एक न्याय यात्रा तो बनती है संजय जी। इसलिए इन राज्यों में जा रहे हैं जहां मतदाताओं ने इनके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। कुल 14 सीटें 355 में से, ये तो बहुत बड़ा अन्याय था। तो अब देख रहे हैं राहुल गांधी इन 14 में और कितनी इंक्रीज कर पाते हैं, या इन अलग अलग राज्यों से जहां से वो गुजरेंगे वहां जो इनके सहयोगी दल हैं वो इनका इस यात्रा के दौरान कैसा स्वागत सत्कार करते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिहार में तो हो सकता है कि लालू का कुनबा और नीतीश बाबू कहीं माला लेकर के खड़े हों इनके लिए, या ललन सिंह को या किसी दूसरे को भेज दें अगर वो तब तक अध्यक्ष रहेंगे तो। पर झारखंड में, पश्चिम बंगाल में जो ये राज्य पड़ेंगे आपके, या महाराष्ट्र में, फिर से महाराष्ट्र में तब भी गए थे जब जोड़ो तोड़ो यात्रा की थी इन्होंने, फिर से महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो वहां पर इनके सहयोगी इनका कैसा स्वागत सत्कार करते हैं और उसके बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां बनी रहती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज नागपुर में इनकी जनसभा थी जिसको मीडिया तो महारैली बता रहा है। उस जनसभा में वैसे तो ठीक है कि भाई आपका 138वां जन्मदिन है पार्टी का, पर अगर वहां अपने सहयोगियों को भी आमंत्रित कर लेते तो शायद और बेहतर संदेश जाता, लेकिन नहीं बुलाए। और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग राज्यों में अब जूतों में दाल बटनी शुरू हो गई है, तो वो तो एक सुखद संकेत है ही इस पूरे जी। जी, धीरेन जी, यही प्रश्न आपसे है। देखिए, मैं ये कहूँगा, कुछ हिस्सा ही पढ़ देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मुझे लगता है उसके बारे में सूचना पढ़ ही ली। ये था अमीपुर में फ्रॉम श्री एच एल पावा फ्रॉम 2005-6 एंड सोल्ड द सेम लैंड टू श्री। हाँ, ये था कि मतलब जो मेंशनिंग है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अभी ऑन गोइंग है इन्वेस्टिगेशन, शने शने नजदीक आ रहे हैं, और इसीलिए शायद मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत दूर जा रहे हैं कि चलिए वहां से शुरू करके शायद जब तक नजदीकियां होंगी, माफ कीजिए 1 मिनट मुझे देना होगा, वो ये पूरा का पूरा जो कल का वो इशारा, जो चार्जशीट थी पटियाला हाई कोर्ट में 2017 का एक केस है जो संजय भंडारी के बारे में है। जो भी लोग जानते हैं, मतलब लुटेंस दिल्ली के बीच में रहने वाले, और उस दौरान हम लोग ये देखते थे कि आखिर इस आदमी के पास क्या क्या है और ये किस तरह से पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये 2017 में केस हुआ था, इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें, लेकिन इसमें जो मेंशनिंग की गई है वो ये है कि it is Haryana through the. It is imperative to mention that Sri Robert Vadra also purchased 3 pieces of land measuring 334 canal in Amipur from HL Pawa from 2005-2006 and sold the same land to the HL Pawa in December 2010. Further, Srimati Priyanka Gandhi Vadra, wife of Srimati Robert Vadra, also purchased agriculture land measuring 40 canals in village Amipur, district Faridabad from Sri HL Pawa in April 2006 and sold the same land to Sri HL Pawa in February 2010. Mr. Pawa was receiving cash out of the books for the purpose of the acquisitions of the land. It was also noticed that Sri Robert Vadra did not pay the entire sale consideration to Sri Pawa. The investigation in this regard is still ongoing. ये जो बेसिक मीन्सिंग, हालांकि बहुत सारा लंबा है, लेकिन मैंने कहा चूंकि दर्शकों भाई को बेसिक चीज है, आपने हाँ। किसी से जमीन खरीदी, उसको पैसे नहीं दिए, बाद में उसी को जमीन दे दी, उसी के 100 गुना दाम पे, और उससे पैसे ले लिए। इतनी सिंपल सीधी सी बात है। हाँ, तो इतना ये तो आसान है, बिजनेस लेकिन डील वो जो क्या बुराई है? सॉरी ये तो बिजनेस डील है, इसमें क्या बुराई है? और काश ऐसा कोई हमें भी मिल जाता, वो बात अलग है। देखिए, इस तरह की बिजनेस डील करने के लिए आपको 125 साल पुरानी पार्टी के रॉयल फैमिली में तब्दील होना पड़ेगा, और फिर वहां कुछ इस तरह का, या तो आप उसके अंदर रहें या फिर एक ऐसा रिश्ता हो कि जिसमें आपको ये सत्ता की ताकत ट्रांसफर हो सके। तो वो मुझे लगता है कि अभी असंभव है। हालांकि हम लोग इस तरह का बिजनेस सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ
मुझे लगता है कि ये जो एक और बड़ी समस्या है इस न्याय यात्रा के साथ जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशंस हैं, कई केसेस में आपको मालूम है 2 केस तो नेशनल हेराल्ड में ही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ वाला हो और चाहे ये जो मूल केस है यंग इंडिया वाला एसोसिएट, 2 केस वो हैं, अगस्टा वेस्टलैंड है। तो इनमें हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी तक अपनी जांच को कहां तक ले जा रही है, वो धीरे धीरे आपको लगता है कि नजदीक आ रही है। हालांकि अभी भी इसमें उस तरह सिर्फ नाम का मेंशनिंग है, उनके रोल को डिफाइन नहीं किया है, जिसको मुझे लगता है आने वाले समय में ये डिफाइन होगा। लेकिन जो जिस न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं वो बड़ी मुझे 2 चीजों में याद आ रहा है कि कहाँ एक तरफ राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं एक समय में अयोध्या से, और वहां से रैली करते हैं उस वक्त, और वहां उसी अयोध्या में जब राम जन्मभूमि के ताला खुलने का श्रेय लेने वाले उस समय पर पार्टी के लोग, और आज उस समय जब सबसे बड़ा उत्सव होना, यानी पूरी दुनिया से यहाँ जो लोग पहुंचने वाले हैं संजय जी, और आज मैं वो डाटा देख रहा था 50,000 करोड़ रुपए का उस महीने में बिजनेस होना है। ये बिजनेस जो सोसाइटी है उन लोगों के, उन्होंने प्रवीण खंडेवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो ऐसे में आप, चूंकि आपके मदर जाएंगी नहीं, जो सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका को आमंत्रण मिलेगा कि नहीं वो देखने मिलेगा नहीं, और रॉबर्ट वाड्रा को भी शायद नहीं मिलेगा, और आप वहां पहुंच सके, आपसे सवाल हो या कुछ हो, उससे पहले आपने एक यात्रा शुरू कर दी। और ये यात्रा याद दिलाती है पिछली यात्रा की कि जाना ना पड़े कहीं। यस, अयोध्या। आप ये दिखाना चाहते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि आप यूपी से दूर भाग रहे हैं, ये कैसी यात्रा आप करना चाह रहे हैं। अब ये न्याय किस चीज का है, किसको न्याय दिलाना, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जो चीज आप लगातार देख रहे हैं, आप अपना रिश्ता दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं पूरे इसको देख रहा हूं कि जो सबसे बड़ी ताकत के इलाके बिना उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरे, यात्रा मतलब ये जो इस तरह जाएंगे वो नहीं, आपकी चुनावी ताकत, वहां के बिना आप दिल्ली का दरवाजा खोल नहीं सकते हैं। मुझे उस एंकर का बहुत अच्छा याद आ रहा है, उस रिपोर्टर का जो अक्सर न्यूयॉर्क की मतलब अमेरिका की सड़कों पर भी उलझता हुआ दिखता है। उसने अभी एक जगह कहा कि 2000 तैयारी कर रहे हैं 2034 की। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा अनुभव के लिए है। मैडिसन स्क्वायर बॉक्सर। आप चूंकि सब बता ही देंगे तो फिर लोगों को पास नहीं रहेगा। तो उन्होंने अभी एक दिन बहुत, मुझे लगा कि उन्होंने अनायास कहा, मजाकिया कहा, क्योंकि वो कितना मजाक कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास उम्र है, वो 2034 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे। तो मुझे उनकी इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि राहुल गांधी लंबी योजनाएं रखते हैं। तो न्याय यात्रा का हमको, मुझे लगता है इस चुनावी जो जीत है जो 2024 का आना है, इसमें न्याय यात्रा का कोई असर नहीं होगा, ये राहुल गांधी जी ने तय कर लिया। और उनके जो लंबे प्लान है वो अभी उनकी पार्टी के नेता, बाकी हम सब तो बहुत पीछे हैं, उनकी पार्टी के नेता भी उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं आपकी इस न्याय यात्रा में यहाँ जो आपने जो प्लान किया है, मैं समझता हूँ मैं 2034 में आपकी इस बात का जवाब जरूर दूंगा कि इस न्याय यात्रा का क्या रिश्ता है इससे। आप इनके बहुत लंबा प्लान कर रहे हैं भाई। नहीं, राहुल जी कर रहे हैं, मैं नहीं, राहुल जी कर रहे हैं, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। इनके अंकल सैम पेट्रोडा ने जो इंटरव्यू दिया है अभी, उन्होंने भी तो ये बात कही है धीरेन्द्र जी कि राहुल गांधी को समझना आसान नहीं है। तो जब वो नहीं समझ पा रहे हैं जो इनके सलाहकारों में से हैं, तो हम और आप किस खेत की बोली है जो राहुल गांधी को आसानी से समझ पाएंगे। अभी आप देखिए ना कि राहुल गांधी कितनी ऊंची चीज हैं कि वो बहुत जल्दी अपने आप को, अपनी बहन को, सबको एक्सपोज कर देते हैं। जो चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं कि ये जो पहलवान हैं एक ही कुनबे से रिलेटेड और उनकी फ्रेंड फैमिली से, साक्षी मलिक, ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की योजना है। पर्दे के पीछे से कठपुतली की तरह इनको कांग्रेस का एक परिवार नचा रहा है, हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, और किसके इशारे पर वो दोनों कर रहे हैं ये भी हम लोग डिस्कस करते ही आ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, जब ये फिर से चुनाव हुए और संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद फिर मैदान में आ गए ये, और अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने जूते माइकों के सामने रख दिए कि जी कुश्ती से संन्यास,
दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच गया, अपनी पद्मश्री वहां फुटपाथ पर रख करके वहां ड्रामा किया उसने। तो और राहुल गांधी छुपाते भी नहीं आजकल के ये हमारे मोहरे हैं। फिर 2 दिन के अंदर ही उनकी बहन भी मिली आई उनसे, वो भी सब कुछ प्रेस में आ गया। ये भी पहुंच गए झज्जर में छारा गांव में, जहां वीरेंद्र आर्या का अखाड़ा है, और वहां जाकर के दांवपेच लड़ा रहे हैं बजरंग पूनिया से, और दोनों खिलखिला करके जो है बात करते हुए और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्चुअल ये में लेकिन ये अनुराग ठाकुर क्यों मिल गए बजरंग पूनिया से? ये तो बताइए। अब कई बार मुझे बीजेपी का राग भी समझ में नहीं आता है। उस समय भी आज सही कह रहे हैं सर की उस समय भी मैं इन्होंने समझ गया गलतियां कि भाई राहुल गांधी कुछ छुपा नहीं रहे हैं, उनके मोहरे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बजरंग पूनिया की ताल पे हमारे अनुराग ठाकुर क्यों नाच रहे हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इनका राग भी समझ से बाहर है। क्योंकि जिस समय आपको सख्ती दिखाने की जरूरत है, जिस समय इनको एक तरीके से प्रोफेशनल कुश्ती से ही बाहर धकेलने की जरूरत है, कड़ा संदेश देने की जरूरत है, ताकि आगे से कोई अनुशासनहीनता कोई इस तरीके से ना करने पाए। और ये तो वैसे भी इनकी अकल तो 2 दिन में ठिकाने आ जाएगी। ये तो रेलवे के नौकर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए की पे ले रहे हैं सरकार से। इसके बावजूद अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऑन कैमरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी किसके इशारे पर किया जा रहा है सब समझ रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को थोड़ा रीढ़ दिखानी चाहिए, इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि डंडा हाथ में लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप कमजोर साबित होंगे, और इसका नुकसान फिर आपको उठाना पड़ेगा। संजय जी, मुझे इसमें ये दिखता है कि बीजेपी की जो लीडरशिप ऊपर है, मतलब मैं ये तारीफ करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी को कोई वो कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीनी समझ मुझे लगता है अपने तमाम लोगों से तो बहुत बेहतर है ही है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी दम पर आकर जीत के यहाँ हासिल किया, वो उस काम को बिगाड़ने में, और चूंकि जब आप लगातार कहते हैं तो शायद वो आदमी भी जो अपने आप तय करता है, वो भी कई बार आपके फैसलों से थोड़ा प्रभावित होता है। आप ये सोचिए कि वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में जो जाट वोट के लिए जिस लेवल पर जाकर पार्टी, जिस लेवल पर जाकर नीचे जाकर समझाना चाहती है, जिस तरह के मैसेज को देना चाहती है, मेरे से ज्यादा ओंकार सर बता सकते हैं कि वो एक हिस्सा है। आप जहां सेंध लगा चुके थे, जिन जाट वोटर्स ने आपको सपोर्ट किया, आप बार बार अपने उस वोटर को बाकायदा नीचा दिखाते हैं, आपके लीडर्स नीचा दिखवा देते हैं उनके सामने, जिनसे लड़के उन्होंने वोट दिया। वेस्टर्न यूपी के काफी हिस्से ने भी वोट दिया, अगर वो दिया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार उनके आगे झुक रहे हैं, चाहे वो लॉ फॉर्मिंग लॉ हो या ये सारी चीजें हो। तो फिर आप ये करना क्या चाह रहे हैं, ये बहुत वोटर कंफ्यूज होता है। हालांकि उसको मालूम है, वो आज भी जो हम लोग, याद होगा इस चुनाव के पहले भी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्रांड है लोगों के लिए, तो वो उसमें दे रहे हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप जो नीचे है, चाहे वो कोई भी हो, जिस मिनिस्ट्री की भी आप बात करेंगे, बहुत सारे खाते खुल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अलग अलग जगह अपनी समझदारी का इस्तेमाल करने की। वेस्टर्न पूरे हरियाणा में जो हुड्डा और उनके परिवार की राजनीति के खिलाफ वोट है, जो बीजेपी के पास वोट बैंक है, वो वोट बैंक है। जो बाकी वोटर्स है वो उनके पास दुष्यंत चौटाला या चौटाला परिवार के पास है। आपके पास वो वोट है जो उनकी गुंडागर्दी या उसके अगेंस्ट खड़ा था। और ये तमाम लोग जो चूके हुए पहलवान हैं, मेरे विचार से आपने स्पोर्ट्स को इतने अच्छे से हैंडल किया, मतलब इतनी ऊंचाई तक गए हैं, और उस खेल की जिसको इस देश की नब्ज पहचानती है। मुझे ये बताइए कि अगर ट्रायल होता है तो क्या बुरा है, भले ही वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो। ट्रायल होना तो आपको नया टैलेंट देता है। ये ट्रायल से अलग जाना चाहते हैं, ट्रायल से अलग खेलना चाहते हैं। इनको आप बंगाल को देखिए, उसने किस तरह से इसको फोगाट बंधुओं के जो एक पूरा फिल्मों के सहारे या ग्लैमर के सहारे आप जीतते हैं, देश आपको रेस्पेक्ट देता है। लेकिन आपको वो जगह खाली करनी होती है ताकि देश के लिए बाहर चीजें मिलती रहें। लेकिन आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और आपके सारे, चूंकि आपको आप एक, मुझे समझ में नहीं आता ये कि
कैसे आप एक चुनी हुई बॉडी को, हालांकि वो चुनी हुई कैसे थी, मैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने बल्कि वो ट्वीट देखा भी था जिसमें मैं हंस रहा था कि कम से कम एक माला तो जीतने वाले के गले में पहनने देता भाई, वो सारी माला दो पहन के खड़ा था। तो वो भी गजब थी कि यार वो भी अपनी किस्म का अलग ही एक हाँ, मतलब आप सोचिए एक माला पे तो मर्सिडीज वाले उसका हक बैठता है ना कि यार 20 रुपए की तो आती होगी माला, उसने तो बहुत पैसा लगाया होगा संजीव बाबू ने, तो उसको माला भी नहीं पहनने दी। लेकिन चुनी हुई बॉडी चुनी हुई थी, चुनाव हुआ था, बाकायदा सबकी नजरों में हुआ था, वो जीता था। आपको दोबारा भी आप इस तरह नहीं कर सकते। और आप क्या कर रहे हैं, आप झुक के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि 4 लोगों के सामने आप कुछ भी होगा। आपको याद होगा, मुझे लगता है कि हम लोगों की तो शुरुआत थी, वो याद होगा आपको, कात्याल रूपन कात्याल 814 हाईजैक हुआ था। उस वक्त टीवी पहली बार नया नया आया था, तो उनके परिवार वालों ने इस देश के प्रधानमंत्री और एचएम के घर के सामने जिस तरह धरने दिए थे और भारत को ये फैसला करना पड़ा था कि इन 5 बड़े आतंकियों को छोड़े, उनको छोड़ने जाए। आपको ये फैसले लेने होते हैं, लेकिन आप नहीं लेते हैं। और आप, मुझे लगता है कई बार तो ये सरकार भी टीवी के कुछ लोगों से गवर्नड होती है। हमारा यूट्यूब देखते ही नहीं है लगता है ओंकार जी। चलिए हम थोड़ा उस पे हालांकि अभी जो नई पॉलिसी जो आया है, नया स्पेशल 35 जो प्लान है बीजेपी का, उसमें वो हर जिले में जाएगी, लेकिन मुझे संदेह है वो आप तक जाएगी इसके बावजूद नहीं जाएगी। वो हर जिले के इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे, मतलब इस लेवल पे मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो सोच रहे कि आपसे सीधे प्रधानमंत्री जी निपटेंगे पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि मोदी जी केवल 2 सीटों की चिंता कर रहे हैं हरियाणा में, एक रोहतक की और एक सोनीपत की। और चूंकि 2019 में ये दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, और ये पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के प्रभाव की सीटें हैं। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक में शर्मा जी ने, अरविंद शर्मा ने हराया कोई था। अंदरूनी समझौता तो नहीं है हुड्डास का मोदी जी से? नहीं, एक्चुअल में मोदी इन दोनों सीटों को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अनुराग ठाकुर को कहा पिछली होगा कि बार भी ये बजरंग, दोनों सीटें जो है वो पूरी तरह से जाट एंटी जाट के कारण जीती गई थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी वो कुछ एक जाट जो वोट। विधानसभा सीट है रोहतक में, आप बताएंगे कौन सी सीट कोसली है है, कोसली जिसमें 75,000 की लीड ली थी इसके सामने, हाँ, 75,000 की, क्योंकि वो जो है वो पूरी तरह से नॉन जाट सीट है, उसमें 75,000 की लीड अकेले उस सीट की वजह से, और उसकी वजह से ये हारा था आपका दीपेंद्र। हाँ, वो एक्चुअल में अनीता यादव वहाँ से एमएलए रही थी उस समय, तो वहाँ से मैक्सिमम इसको मिला था। लेकिन संजय जी, ये मान करके हमें चलना पड़ेगा कि जाट वोट भी हरियाणा में और वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे हैं, और इन 2 संसदीय क्षेत्रों में भी 100% जाट वोट वो हुड्डा फैमिली को या कांग्रेस को नहीं जाते हैं। इनमें से कुछ जो है वो चौटाला एंड कंपनी को भी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी आते हैं, जो मतलब कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के भी और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के भी। तो पूरी तरीके से वो कांग्रेस को ही जाते हो या हुड्डा फैमिली को जाते हो, ऐसा नहीं है। तो केवल मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ, ये इन 2 सीटों की चिंता को लेकर के है। मोदी जी चाहते हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए, और ये उनका गलत एक अनुमान हो सकता है कि बजरंग पूनिया के सामने झुक करके या कुछ इस तरह का पोस्चरिंग करके कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित वो कर सकते हैं किसी कम्युनिटी को। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। जो आपके साथ है वो आपके साथ रहेगा ही, और जो नहीं है वो आपके पास नहीं आएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको याद दिला रहा हूँ इस पुस्तक की, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। इस समय इसने अमेज़न पे धमाल मचाया हुआ है, जाके देखिए। 30 लाख किताबों में से 30 नंबर पे चल रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन
विशेषकर से हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बीमारी हिंदुओं में ही अधिक है, बाकी किसी को कोई संदेह नहीं है कि उनका ही जो रिलीजन, उनका ही मज़हब जो है, वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो झूठे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, वो सर्वधर्म समभाव के एक नशे में धर्म-अधर्म समभाव करने लगते हैं। तो धीरेन जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ओंकार जी, वो ये है कि भाई ये जो पूरी जो न्याय यात्रा है, ये उत्तर प्रदेश को अवॉइड करने के लिए हो रही है। इसीलिए 14 जनवरी को आरंभ हो रही है, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है और 22 जनवरी को राहुल गांधी तो व्यस्त हो जाएँगे न्याय यात्रा में। लेकिन जो आमंत्रण गया है, आमंत्रण तो सोनिया गांधी को गया है और खड़गे को गया है। वो कैसे बचेंगे? देखिए, जिस तरह के बयान इधर आए हैं संजय जी, चाहे सीताराम येचुरी का आया हो, सैम पेट्रोडा का आया हो, एक मुस्लिम लीग के नेता का भी आ गया है। ऐसा लगता है कि जो इंडी अलायंस है, उसका जो कुल मानस है, वो धीरे-धीरे उसी दिशा में जा रहा है कि इस आयोजन से अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखा जाए। और भले ही शरद पवार शिकायत कर रहे हों या संजय राउत ऑन कैमरा कह रहे हों कि हमको निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, मतलब जिनको मिला है वो तो नानुकर कर रहे हैं, बहानेबाजी तलाश कर रहे हैं, उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे बीजेपी मुख्यालय से ही सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हों। हाँ, हाँ, ये भी ख़ास बात है। जबकि जबकि न्यास भेज रहा है और वहीं से सबकी सूची बनी होगी। ज़रूर पर्दे के पीछे से कुछ डिस्कशंस हुए होंगे और उसको मैं अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। लेकिन किसी को निमंत्रण पत्र नहीं गया है तो उसके भी कारण हैं, क्योंकि शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है। अब न्यास के पास तो किसी ने पत्र भेज के कहा नहीं है कि हम असली अध्यक्ष हैं। तो अगर डिस्प्यूट आपकी पार्टी के भीतर है और यही पता नहीं है कि कौन-सा असली है, कौन-सा नकली है, तो वो 2-2 को तो एक पार्टी के अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजेंगे नहीं। अब उसका भी राजनीतिकरण करना या शरद पवार के द्वारा इस तरह की बातें करना, बहरहाल मूल बिंदु पर, मूल प्रश्न पर लौटते हैं। राहुल गांधी जैसा कि सैम पेट्रोडा ने कहा है कि समझना ज़रा मुश्किल है, पर एक बात तो समझ में आ रही है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उसमें देश-विदेश की तमाम जानी-पहचानी हस्तियाँ भी पहुँच रही हैं, साधु संत भी पहुँच रहे हैं, धर्माचार्य पहुँच रहे हैं, पीठों के जो पीठाधीश्वर हैं, वो भी शंकराचार्य भी पहुँच रहे हैं और ज़ाहिर है, जो क्रीम है हमारी, वो सब वहाँ उस दिन होगी। और जो एक वातावरण होगा पूरे देश में, वो भी राम में हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले से हो जाएगा। केवल अयोध्या नहीं, पूरा देश राममय दिखाई देगा। अब ऐसे में जबकि यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सब कुछ उन्हीं के हाथों से होना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां होंगे, उस वातावरण में अगर इनमें से कोई जाएगा भी तो उसकी क्या दशा होगी संजय जी, ये भी तो जरा सोच कर देखिए आप। मतलब जिनका आप हर मुद्दे पर विरोध करते आ रहे हैं, वो अगर उनके हाथों ही सब कुछ हो रहा है और आप बस जो लाखों की संख्या में या हजारों की संख्या में वहां उपस्थित होंगे गणमान्य लोग, उनमें से एकमात्र होंगे, बस कहीं बैठे होंगे किसी चेयर पर, तो ऐसे में ये वहां जाकर के करेंगे क्या सिवाय इसके कि अंदर से कुढ़ते रहेंगे बैठे हुए। क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो तुष्टीकरण की नीति है, वो तो आपको इजाजत नहीं देती है और अगर जाएंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ेगा, ये भी तो सोचिए। दूसरे, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ये भनक मिल गई
कि कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां जा रहा है, तो वो तो 100% नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि फिर जितने कट्टर मुस्लिम या मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस से नाराज होंगे, तो उनको ये आस उम्मीद बढ़ जाएगी अखिलेश यादव को और मायावती को कि वो नाराज होकर के कहाँ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाएंगे नहीं, हमारे पास आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। कांग्रेस नहीं जाएगी, बहुत संभव है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी को भेज दें कि जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये नहीं चाहेगा कि जिनका अतीत दागदार रहा हो, जिनके पूर्वजों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, ऐसे लोगों की वहां शक्ल भी दिखाई दे। तो इसलिए मैं डाउटफुल हूं कि खुद ही शायद अखिलेश यादव तो नहीं जाएंगे, डिंपल को भेज सकते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। और जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक कांग्रेस कवर की है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई सेकंड लाइन का आदमी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां भेजा जा सकता है, पर खरगे साहब आचार्य नहीं प्रमोद जाएंगे। कृष्णम को तो इंडिपेंडेंटली न्योता मिला है, वो तो जा ही रहे हैं। उनको तो वो अब उनकी जो कांग्रेसी कल रह की नहीं पीठ गए, है वो अब कांग्रेसी रह नहीं गए। एक बात और है, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, जी जो मतलब मैं उस बात को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा था उसका, लेकिन बाद में उनका कहना ये, मतलब जब उनसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों से हम लोग लगातार बात करते ही हैं, आदत होती है कि भाई आप भी कांग्रेस का ये क्या है, वो हालांकि उससे में है या नहीं है, लेकिन उनका ये मानना था कि इस पूरे जो कल से आपने देखा होगा, जैसे ही चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने जो बताया कि किस तरह भगवान श्री राम का मंदिर होगा, किस तरह से उसकी परिधि किस तरह होंगी, तमाम चीजें बताई। उसके बाद से आप देखिए पूरे नेशनल चैनल्स, तमाम चीजें मीडिया के अंदर, अब वो जो भगवान श्री राम के लिए है एक खुमार शुरू हो गया। लोग आप देखें, अगर आप मैं आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 150 करोड़ रुपए के होटल्स उस पिछले अगले 3 दिन में बिजनेस करेंगे, सिर्फ अगले 3 दिन, मतलब 1 तारीख तक ये पूरा उसका सिर्फ होटल्स का बिजनेस है जो टुकड़ों में है। रेलवे अब 30 तारीख से शुरू हो रहा है, आप फ्लाइट्स के टिकट देख लीजिए, शूट अप कर गए। ये तमाम चीजों में उनका ये मानना था कांग्रेस के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पूरी कांग्रेस ने सोचा होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि पूरा मीडिया टोटली पूरी तरह से 22, 24, 25 इस महीने के पूरे जनवरी तक न केवल राममय होगा, और राममय होने के बाद सबसे ज्यादा कवरेज बीजेपी के लोगों को होगी। हालांकि उसमें चंपत राय जैसे लोग कभी कभी कह सकते हैं कि साहब हमने उनको दिया है आमंत्रण, लेकिन आने के लिए मना किया है। उस पर जरूर मतलब इस तरह के बयान देकर वो मतलब थोड़ा कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो पूरी मीडिया में कांग्रेस या कोई भी पार्टी, विपक्ष की किसी भी पार्टी के हिस्से को कोई जगह नहीं होगी, यानी पूरी तरह से वॉश आउट होंगी सारी पार्टियां। ऐसे में अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए वो ऐसी यात्रा शुरू करना चाहते हैं कि कम से कम कहीं ना कहीं कांग्रेस का कि वो पार्टी काम कर रही है, वो पार्टी यात्रा कर रही है और किसी कोने में दिखाई दे। मुझे शक है कि कुछ यूट्यूबर्स जो जाएंगे वहां, उनके जो बहुत मतलब उस रणनीति को समझते हैं कि 2034 तक कैसे उनको जीत हासिल करनी है, उनके अलावा बहुत सारे लोग उस पर ध्यान देंगे। लेकिन ये एक बड़ा कारण उनको लगता है कि चूंकि पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, तमाम लोग राममय हो जाएंगे और भगवान राम के लिए जब वो काम कर रहे होंगे, तो चूंकि प्रधानमंत्री और जिसके मुख्यमंत्री योगी हों, जो लगातार अयोध्या में, कल फिर अयोध्या में है, कोई मुख्यमंत्री जो कि पिछले चुनाव में जब मैं कवर कर रहा था और उनका रैली जब 2022 के इलेक्शन में थी, तो उस दिन वो 51वीं बार गए थे उस वक्त। तो अब तक वो कितनी बार गए, तो उस समय उनका मुकाबला करना, मुझे लगता है इस तरह की चीजें, इस तरह की रणनीति उन्होंने सोची होगी। क्योंकि हम उनको डिकोड नहीं कर पाते हैं उसकी राजनीति जो है, जो गहरी राजनीति है। तो मुझे लगता है कि वही एकमात्र कारण हो सकता है कि इस तरह से आप उनको लगातार अपने कॉलेज में जगह देंगे। संजय जी हो सकता है इंटरव्यू के लिए ये बड़ी अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि जितनी भी चैनल्स हैं वो सवेरे से शाम तक रामचरितमानस गा रही होंगी। हम भी देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे मैं भी थोड़ा सस्वर रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर दूं। बचपन में किया करता था, तो मैं थोड़ा रियाज व्याज करके तैयार हो रहा हूँ। लेकिन अब मैंने भी ऐसे में कोई न्याय यात्रा को कवरेज दे देगा
मुझे तो लगता है कि ऐसा सोचना भी थोड़ी-सी मूर्खता टाइप की चीज़ है। नहीं, नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो फुल टाइम प्रचारक हैं कांग्रेस के, वो भी रामनामी दुपट्टा जो है गले में डाले हुए मिलेंगे हमें और आपको। वैसे मैं संजय जी, मैं लोक उसमें कर रहा हूँ कि जो विभिन्न भाषाओं में भगवान राम का वो है, तो इसलिए मेरा भी आपको एक वो पहले से ही मैंने दे दिया कि साहब मैं भी भगवान राम की उसमें कर रहा हूँ, तो आप जब करेंगे तो मैं भी रहूंगा। अच्छा ये सब लोग जो है वो रामचरितमानस पढ़ेंगे। मेरे ख्याल हाँ, से मास पारायण आरंभ कर देना चाहिए अभी से, या हाँ, बिल्कुल नवान्न वही। पारायण आरंभ कर देना हाँ, चाहिए। वही पूरा, बल्कि मास पारायण ही कीजिएगा क्योंकि 22-24 तक होना चाहिए वो। तो आइए अब दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। दर्शकों के प्रश्नों से पूर्व एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, हमारे आपणः मर्चेंडाइज़ स्टोर पर कुछ हुडीज़, टी-शर्ट्स इत्यादि के अतिरिक्त साइंड कॉपी, इस पुस्तक की साइंड कॉपी भी आप वहाँ से आदेशित कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो मेरी अन्य पुस्तकें हैं, उनकी भी आप साइंड कॉपीज़ मँगवा सकते हैं। तो ये मर्चेंडाइज़ स्टोर आप क्यूआर देखिए अपने दाहिने हाथ की तरफ, उस क्यूआर को आप स्कैन करके और वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो आइए प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों के। तो पहला प्रश्न है ये, साइमा बेगम अल ज़ाहिलियत का। सर 2004 से 14 10 साल में यूपीए ने बहुत लैंड घोटाला किया है, स्पेशली प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दिया हुआ है। बाकी बीजेपी कांग्रेस को थोड़ा ढील देना चाहिए, पता चले सांप कहाँ कहाँ हैं देश में। बताइए ओंकार जी। देखिए, मेरी नज़र में तो भारतीय जनता पार्टी ढील ही तो दिए हुए है, वरना रॉबर्ट वाड्रा तो कभी के अब तक अंदर हो चुके होते। मैं तो कम से कम इस मामले में बहुत स्पष्टवादी हूँ और क्या मुझे रॉबर्ट बहुत वाड्रा केवल इलेक्शन इशू है? मैं वही बात मैं हाँ, कह रहा हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा को ढील दे रखी है, इसीलिए तो बाहर हैं वो, वरना अब तक तो रॉबर्ट वाड्रा को अंदर होना चाहिए था। भाई, कब नहीं, से हम और आप सब सुन रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। कहाँ कार्रवाई हो रही है? एजेंसियां कभी-कभी बुला लेती हैं, और खास तौर से जब कुछ खास इलेक्शन होते हैं, तभी हम इस तरह की बात सुन रहे हैं कि ये वो तो फरीदाबाद मेंशन है ना, का। मैंने लाइन इसीलिए पढ़ी थी सर कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और लाइन ये है। उनको तो नाम मेंशन किया है, अभी उनका कोई वो मेंशन नहीं किया, बस ये कहा है इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। तो इसका मतलब चुनाव 24 के बाद भी है ना। आप नहीं, आप आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, वो जो सड़क के किनारे गन्ने का रस बेच रहे होते हैं, वो एक इंजन के साथ लगा करके एक छोटा सा कोल्हू उसमें गन्ने को डालते हैं, फिर डालते हैं, फिर डालते हैं, और फिर जब देखते हैं कि उसमें कुछ नहीं बचा, तो उसमें एक नींबू लगा करके फिर डाल देते हैं उसको। तो तो हम यही देख रहे हैं कि यही हो रहा है, इसके आगे बात बढ़ नहीं रही है। नेक्स्ट, motivate always. Shivam Yadav from UP. People say Yadav don't vote for BJP. It's not true. Minimum 30% Yadav in UP vote to BJP in central election and increasing. मैं बिल्कुल सही है, इसमें तो क्या बात है। देखिए, यादव को तो मैं मानता हूँ भाई, यादव जो हैं वो कृष्णवंशी भी हैं और यादव कंसवंशी भी हैं। तो अब तो यादव जो है वो अधिकाधिक कृष्ण वंशी बनने का और कृष्ण के रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अगर आप देखेंगे ना संजय जी, लोकसभा चुनाव में अभी तक, मतलब हालांकि आपको सोशल मीडिया पे इस तरह के जो सरनेम के साथ मिलेंगे जो बीजेपी को गाली देते हुए, या वो गाली देते देते राम मंदिर के खिलाफ जाते हुए दिखते हैं, जबकि आपको दो लोकसभा चुनाव में आराम से वो वोट देते दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम सिर्फ रूपांतर हैं, मतलब अवतार हैं, परंपरा है। तो वो इसीलिए आपको यहाँ बाकायदा लाइन में लग के, आप देखो काशी विश्वनाथ में
जो जल चढ़ता है एक दिन पहले सिर्फ उन्हीं का चढ़ता है, सिर्फ यादव जो वो है सिर्फ वही जल चढ़ाते हैं एक दिन पहले, क्योंकि उनकी परंपरा में युद्ध जो परंपरा उन्होंने लड़ी और उनके खिलाफ जो युद्ध किए जब मंदिरों को बचाना था, तो उनको मालूम है कि ये लड़ाई पार्टी से बड़ी है। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो वोट देंगे और देते हैं। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट साइमा बेगम। राम राम गुरुजी, अनिल नाकरा जी, नीरज जी, अभिजीत जी, आरएसएन जी को काफी दिन हो गया है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, काफी दिन हो गया है। एक्चुअली क्या है कि मौसम जो है वो राजनीति का आरंभ हो गया है, तो अब थोड़ा सा राजनीति का पुट गहराया रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। फिर भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रवासी डायलॉग्स। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख बताई तो हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा। जेपी जी, बीजेपी शुड हैंडल हिंदू जात in हरियाणा, राजस्थान, यूपी sensitively. किसान आंदोलन did a lot of social damage on ground. जाट saying they are not Hindu in anger to बीजेपी। सर बताएं ओंकार जी। नहीं ये तो आपने ऐसे जाट कितने देखे? ये तो ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। जाट ये लोग जानते नहीं हैं, गांव में जरा जाएं तो सुबह ही सुबह मोस्टली परिवार की जो बहुएं होती हैं वो मंदिर जरूर जाती है, पूजा अर्चना करके आती हैं, दीपक जला के आती हैं, और कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं है जो वो धूमधाम से ना मनाते हों। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं मैं है। इसमें जोड़ देता हूँ ये इनको खाली कि एक राकेश टिकैत को देखते ऐसी बातें कह रहे होंगे। नहीं, मैं सिर्फ आपको इसमें जोड़ देता हूँ संजय जी, और ओंकार सर भी मेरी बात से सहमत होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कांवड़ में देख लें, कांवड़ सिर्फ देख लें तो लगातार हरियाणा के गांव से ट्रक भर के, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि किस दिन से किस दिन तक हरियाणा की कांवड़ चलेगी, किस दिन से किस दिन तक, तो ये कहना नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ राजनीतिक लोग ये कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे जाति विद्वेष या तमाम चीजें, वो उनकी कोशिश है, वो सेलेक्टेड हैंडल्स है। आप गौर स्वामी करेंगे प्रसाद तो मौर्य जैसे भी तो हैं। मैं वही कह रहा कि आप हैंडल्स पहचान लें। मैं धीरेन्द्र जी इस समय गांव में ही हूँ, मेरठ में, और मैं जब बाहर बैठ जाता हूँ मूढ़ा बिछा करके, तो आने जाने वाले सारे बच्चे जो है राम राम जी कह करके, वो राम राम ही कहते तो हैं। ये एक कल्चर है यहाँ के गांव की। तो जाटों के बारे में इस तरह की बातें मत फैलाइए, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं कह रहा कुछ हैंडल्स है, आप उनको पहचानिए। ये जो हमारे दर्शक हैं उन तमाम लोगों से, जो भी लोग हमको देख रहे हैं जयपुर डायलॉग के लोग, कि आप हैंडल्स पहचानिए, वरना हमारी परंपराएं सिर्फ राम राम से ही होती है। हमारे यहाँ तो बोला यही जाता है राम राम, चाहे वो कोई बिल्कुल। हाँ, बल्कि मुझे लगता है 22 तारीख तक हम लोगों को भी राम राम ही करना चाहिए। नहीं, हम लोग निरंतर हर बार करेंगे, मतलब आप सोचिए करेंगे ना जय अलग श्री अलग राम। लोकगीतों में और तमाम जगह में, तो उस पर अलग अलग पे काम करेंगे। और खासतौर से मैं आपसे कहूंगा एक बार जरूर कीजिए कि एक और बात, माफ कीजिएगा मैं इस बात में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन आप उन इतिहासकारों की कहानियों को जरूर उधेड़िए जिन्होंने इरफान हबीब टाइप, जिन्होंने आईसीएचआर के दफ्तर को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दफ्तर बना दिया था। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने कोर्ट में, क्योंकि उनको इस सरकार ने छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। वैसे कोर्ट पर्जरी करती है, सुमोटो करती है। जिन लोगों ने इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उनकी किताबें आज तक लगी हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है संजय जी, कि इस बार आपको एक मैं नाम ले देता हूं, वैसे जनरली मैं नाम नहीं लेता हूं, अशोक पांडे जिसने अपने नाम के साथ कश्मीर लिख लिया है, वो ज्यादा बड़ा इतिहासकार के तौर पे आपको दिख रहा है, और सिर्फ वही बेचारा विरोध में आ रहा है या अलग अलग जगह हैंडल्स पे दिख रहा है। वो रुचिका शर्मा भी तो है, मथुरा शर्मा भी थे। नहीं, लेकिन बाकी जो उन लाइन में से थे जिन्होंने इतने बड़े विरोध किए थे, वो आपको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कोर्ट साफ कर चुका कि बहुत साफ, और उनको अपनी हकीकत समझ में आ गई। तो इस बार उनमें से कोई विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि काशी पे कितना बड़ा फैसला आया है, मथुरा पे इतना बड़ा फैसला हुआ है। मैं तो उन्हीं का देखना चाहता हूँ कि यार ये तो कुछ बोल नहीं रहे इस बार, ये बेचारा पांडे छोड़े हुए हैं इसको, ये रोज उल्टी सीधी झूठी कहानियां लिखा के
और आप देखेंगे धीरे धीरे वो पॉलिटिकल कमेंटेटर लिखने लगा। मुझे लगा थोड़े दिन बाद, अभी उसने अशोक कश्मीर लिखा था, थोड़े दिन बाद अशोक राजनीतिक लिखेगा। मैं उसको देखता रहता हूँ। गजब वो बदलाव है। नेक्स्ट है शेख बेग जी कह रहे हैं, कैन वी एक्सपेक्ट सिंसियर ऑपोजिशन इन इंडिया एवर? ये तो बहुत बड़ा नहीं, एक्सपेक्टेशन है। जब तक ये छिछोरे लोग रहेंगे तब तक तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं मुझे किसी का लगता है कि सर, संजय सर, नाम नहीं लेना चाहता, पर आप जब छिछोरे शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपके जहन में वो सारे चेहरे आ गए होंगे। जब तक इस तरह के लोग रहेंगे अपोजिशन में या पॉलिटिकल पार्टियों के खेवनहार, अरे तब तक उनके आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सिंसियर अब अपोजिशन होगा। सर ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए कितने तो सिंसियर हैं। वो भगवान शिव का दर्शन बताते हैं और वो भगवान विष्णु का दर्शन बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जब आप भगवान शिव का दर्शन मानते हैं तब आपका जन्म नहीं होता, और जब आप भगवान विष्णु का दर्शन मानते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होती। इतना गहन गूढ़ दर्शन आपको कहाँ मिलेगा? आपका, मुझे लगता है संजय जी का, ओंकार सर, संजय जी का स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रहा है क्या? हाँ, हाँ, वो हाँ, वो कुछ आगे अब जी, आगे आया। हो सकता मुझे लगा संजय जी है। ने उन्हीं की तरह करके दिखाया, क्योंकि आप अक्सर ऐसे बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि मतलब आपने ये कोशिश की कि आप उनका दर्शन कैसा है वो समझा सके हम लोगों को और दर्शकों को। मैं तो राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा कि भाई राहुल गांधी तुम जरा यार ऐसा करो कि शिव तांडव स्तोत्र एक दिन पढ़ के सुना दो, आनंद आ जाएगा। तो आप जो है चैलेंज मत करो सर, वो कर देगा, फिर आप कहेंगे ये और उसके बाद भगवान शिव समझेंगे कि ये श्रोत्रिका ये मेरे क्या कर दिया, और उसको जैसे वापस, और रावण ने भी वरदान प्राप्त कर लिए थे तो वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं, क्या है। मतलब भगवान शिव आपको पकड़ेंगे, उनको नहीं कि आपने कराया है ये सब। ये 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 मरवा ये मरवाएंगे राहुल गांधी को। अगला प्रश्न साइमा बेगम का है। 1906 के बाद कांग्रेस ने जितने हिंदू मारे हैं, दे शुड मेक द नेम कांग्रेस न्याय यात्रा। हिंदुओं का नशाबंदी, मुस्लिम पर्सनल लॉ का नशबंदी। अरे नशबंदी तो सबकी हुई थी, वो छोड़ो आप, हाँ, उसको सभी का कंफ्यूज कर मत दिया था। करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो तो हारे ही ज्यादा, उसमें तो सारे के सारे मुसलमान ही उलट गए थे उस पर। और हाँ, तो मुजफ्फरनगर में गोलियां चली थी, 25 मरे थे, शहीद चौक, ओंकार सर आपको याद होगा, यस, तुर्कमान गेट पे चली थी ना। नहीं, मुजफ्फरनगर में खालापार चौक, मुजफ्फरनगर में भी हुआ था। और हाँ, शहीद चौक है, 25 लोग वहीं मरे थे एक साथ, और कहीं नहीं मरे थे। हाँ, हाँ, मनीष सर, अभी जो कांग्रेस की प्रस्तावित यात्रा है उसको भी हमारे लौह पुरुष धन दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को अपार जन समर्थन मिलेगा, लगभग 350। अच्छा, ये नई थियोरी है। ये बहुत बढ़िया है। न्याय यात्रा फाइनेंस बाय बीजेपी, ये हाँ। साहब, ये नया नैरेटिव है, इस पर ध्यान रखा जाए। श्री हर्ष, संजय सर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर रामचरितमानस सेशन। हम विचार करते हैं, अलग से बात करेंगे धीरेन्द्र जी से भी कि उसको किस तरह से हाँ, इस पे अलग अलग किया तरीके से जाए। सर करेंगे, क्योंकि राम के उसको बहुत ही ज्यादा वो है। मैं देख रहा था अलग अलग जगह यात्रा के पथों में कि अलग है वो, बस। विवेक जी कह रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन वेस्ट बंगाल वायलेंस इशू इज कंप्लीटली साइडलाइंड and no concert action initiated. Is it deliberate attempt by BJP? धीरेन्द्र जी आप बताइए, वेस्ट बंगाल एक्सपर्ट तो आप हैं। देखिए, मैं उस दौरान जब था तो उस दौरान मैं नाराज भी था, याद होगा ओंकार सर भी बहुत, हम दोनों के बीच में जब हम कवर कर रहे थे, मेरा कहना था कि इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया था जो लेना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में मैंने ये देखा है कि ग्राउंड में, रूट्स में वापस वही एनर्जी जो हम लोगों ने उस वक्त देखी थी, चुनाव में मैं था जब, वो वापस दिख रही है। यहाँ तक कि जिन लड़कों ने उस समय, उस रात में डिस्ट्रेस कॉल और कहा कि हमसे गलती हुई थी, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि सर अब पूरी ताकत हमारी उसी तरह से है, हम वापस झोंकेंगे। ये बात सही है कि ये मुझे आज भी लगता है कि बीजेपी की
ये एक बड़ी रणनीतिक चूक थी कि उससे ज्यादा जब बच्चियों के साथ रेप हुए हों, गांव में घर जलाए गए हों और माइग्रेशन इतने बड़े लेवल पे हुआ हो, तो इससे बेहतर कोई 355 और 356 की इससे बेहतर कोई वो नहीं होती कि उसको उस समय लागू किया जाना चाहिए था और उसका फर्क पड़ता। और बीजेपी ने इस नैरेटिव को मुझे लगता है इसलिए अभी किया है क्योंकि ममता बनर्जी लगभग उस लेवल पर है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट है, एक वोट भी आपको दिखेगा नहीं कि कांग्रेस को या माकपा को गिनने के लिए भी वोट नहीं होगा कि वो कसम खा सके। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजिक वो होंगी, लेकिन हमको आज भी ये लगता है कि वो उनकी बड़ी भूल थी जिसमें बहुत सारे लोगों को देखना पड़ा। और अब वो कौन सी रणनीति उनकी है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज की डेट में बीजेपी अपनी उसी जगह पर खड़ी है जिस पर वो उस वक्त थी। और मैं आज भी अभी अर्ली होगा, लेकिन बीजेपी के पास वोट और ताकत दोनों वहां बरकरार है। चलिए अगला हम है अमित। प्रणाम तीनों महापुरुषों को। क्या सैम पिट्रोडा जेएनयू का नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं? सैम पिट्रोडा जेएनयू का नाम बदल के क्या करेंगे? राहुल गांधी यूनिवर्सिटी? ये तो मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफर होगा। प्रवासी डायलॉग्स। Sir, would love to provide प्रवासी हिंदू perspective when you do मानस सेशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इसका काफी रेजोनेंस हो रहा है, तो हमें विचार करना पड़ेगा। तो हाँ आइए सर, इसी के साथ आज इसमें का तो सूरीनाम, गुयाना और ट्रिनिडाड में जो आपके दर्शक है वो भी अपना हिस्सा शेयर करेंगे तो मजा आएगा, उन लोगों को भी जोड़ा जाए। आइए आज का सेशन अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।